पुष्पा फिल्म में दिखाया गया है टक्कर स्मगलर पुष्पा और मुख्यमंत्री के बीच और स्मगलर पुष्पा और पुलिस के बीच। असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ऐसा लोग समझ रहे हैं। आज हैदराबाद पुलिस ने एक्टर अल्लू अर्जुन को बुलवाया पूछताछ के लिए। क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। सुबह 11 बजे से कुछ पहले अल्लू अर्जुन चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनसे करीब 4 घंटे पुलिस ने उनके वकील के सामने पूछताछ की और फिर घर जाने दिया। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि उनसे पूछा गया कि उस दिन क्या कुछ हुआ था। कुछ खास सवाल भी पूछे गए। क्या आप जानते थे कि प्रीमियर शो के लिए आपके जाने की परमिशन नहीं थी? पुलिस परमिशन ना मिलने के बावजूद किसने कार्यक्रम का फैसला लिया? क्या किसी पुलिस अधिकारी ने बाहर भगदड़ के बारे में आपको बताया था? रेवती की मौत के बारे में आपको कब पता चला? भीड़ के बावजूद आप सिनेमा हॉल क्यों गए? पुलिस की चेतावनी को आपने अनसुना क्यों किया? जब भीड़ बढ़ने लगी तो आप वहां से क्यों नहीं गए? क्या आपने और थिएटर मालिकों ने पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए थे? हालांकि मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि पार्टी प्रवक्ता इस पर बयान न दे, लेकिन मंत्री सीतक्का ने बयान दिया कि पुष्पा 2 एक तस्कर को आभामंडित कर रही है और राष्ट्रीय पुरस्कार जीत रही है। जबकि विपक्ष को इस पर ऐतराज है कि मुख्यमंत्री इस पर 1 घंटे विधानसभा में बोल चुके हैं। इन्होंने आज 2 घंटा असेंबली में बहुत सारे स्टेट में इश्यूज है। किसानों का इशू है, लेबर का इशू है, दलितों का इशू है, माइनॉरिटीज का इशू है। उसके लिए बात करने के लिए टाइम नहीं है रेवंत रेड्डी को। लेकिन 2 घंटा एक फिल्म एक्टर के पीछे पड़ के वो एक पर्सनलाइज्ड टारगेट करके जा रहा है। तो पिक्चर अभी बाकी है। 4 घंटे की पूछताछ के बाद अल्लू अर्जुन घर जा चुके हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्हें फिर समन किया जा सकता है। संभल में आज भी कुएं और बावड़ी पर जमी मिट्टी हटाने का काम किया गया। प्रशासन की तरफ से संभल जिले के संभल तहसील और चंदौसी में अलग अलग जगहों पर जो प्राचीन कुएं और बावड़ी है उन पर से मिट्टी हटाने के लिए कार्रवाई की गई। साथ ही संभल जिले में जो मंदिर 46 साल बाद खोला गया था, उस मंदिर के ठीक बगल में मौजूद जो मकान है उसके अवैध छज्जे को भी आज प्रशासन ने हटवा दिया। ये तस्वीरें संभल की हैं, जहां आज अलग अलग जगहों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। संभल तहसील में जहां कुएं की सफाई के अलावा 46 साल बाद जिस मंदिर के कपाट को खोला गया था, उसके बगल में बने मकान के अवैध बने छज्जे को भी प्रशासन ने हटवा दिया। प्रशासन इस इलाके में एक के बाद एक जितने कुएं हैं उनकी साफ सफाई का काम करवा रहा है। ये कम से कम 200 साल पुराना होगा। संभल जिले के मुख्यालय चंदौसी में भी आज नगर पालिका ने बावड़ी और कुएं में खुदाई का काम किया। अभी लगभग 6 फीट की खुदाई हो पाई है, लेकिन जेसीबी से भी खुदाई कराने में दिक्कत आ रही है। नीचे आने पर अब चूंकि कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ तो कोई जेसीबी चल नहीं सकती। जेसीबी चलेगी तो डैमेज हो सकता है, इसलिए मैनुअली जो है लेबर लगा करके फावड़े तसली से मलबे को निकाला जा रहा है। संभल जिले के मुख्यालय चंदौसी में भी आज नगर पालिका ने बावड़ी और कुएं में खुदाई का काम किया। अभी लगभग 6 फीट की खुदाई हो पाई है, लेकिन जेसीबी से भी खुदाई कराने में दिक्कत आ रही है। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच जमकर बहस हुई। अनिल मसीह को पार्षद बनाए जाने को लेकर विपक्ष भड़का हुआ है। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में अनिल मसीह को लेकर आज फिर हंगामा हुआ। ये इस सदन में साल की आखिरी बैठक थी, जिसमें दोनों तरफ के पार्षद भिड़ते नजर आए। तू मैं से शुरू हुई ये बहस धक्का मुक्की तक पहुंच गई। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद पोस्टर लहराते हुए अनिल मसीह को वोट चोर कह रहे थे। इस दौरान नारेबाजी के बीच नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह वेल में पहुंच गए। वो अपनी बात रख रहे थे, इसी दौरान मामला और बिगड़ गया। कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह और सीनियर डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह संधू के बीच गर्मागर्म बहस हुई। इसी साल जनवरी में हुए मेयर पद के चुनाव के दौरान अनिल मसीह पीठासीन अधिकारी थे। मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करते हुए उनकी तस्वीर वायरल हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था और सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें फटकार लगाई थी। और अब अनिल मसीह को पार्षद नॉमिनेट करने पर विपक्ष हमलावर है। 19 साल में 15 यात्राएं, किसी मुख्यमंत्री के लिए ये देश में शायद एक रिकॉर्ड ही होगा। 2005 से सत्ता में काबिज हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 14 यात्राओं पर जा चुके हैं और अभी वो अपनी 15वीं यात्रा यानी प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं। क्या है नीतीश कुमार के इन यात्राओं के पीछे की सोच? क्या इसका कोई राजनीतिक लाभ भी मिलता है? 2005 में सत्ता पे काबिज हुए नीतीश कुमार
अब तक अलग अलग नामों से बिहार में 14 यात्राएं कर चुके हैं और 15वीं जारी है। कभी न्याय दिलाने को लेकर तो कभी विकास को लेकर, कभी जनता को धन्यवाद देने के लिए तो कभी विश्वास जगाने के लिए और कभी निश्चय यात्रा पे। मकसद होता है लोगों से सीधा संवाद, जमीन पे विकास की योजनाओं का हकीकत को समझना और लोगों का फीडबैक लेना, जो कि योजनाएं बनाने में आगे उपयोग में आए। अरे तो हम बनवाए कब, आपको मालूम है? आइए हम आपको समझ लीजिए, ये हम बहुत पहले से देखे हैं। नामकरण हमने किया जीविका, आजीविका दीदी आपको बोले। तो जितना ज्यादा इसका काम हम करवाए, इनके से तो लोग आगे निकल रहे हैं। देखा देखी तो देश में हो रहा है। हालांकि समय समय पर विपक्ष इन यात्राओं के खर्चे को लेकर इनकी आलोचना करता रहा है, लेकिन इस बार खुद तेजस्वी यादव भी अपने आप को नहीं रोक पाए और खुद भी निकल गए हैं जनसंपर्क यात्रा पे। बात आज एक ऐसे गांव की जहां पर बचपन में ही बच्चियों की और बच्चों की शादी कर दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर रहने वाले तमाम लोग अपने बच्चों की कोख में ही रिश्ते तय करते हैं, उसके बाद आगे चलकर उनकी शादियां की जाती हैं। ये मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव की कहानी है जिसे वक्त ने जैसे भुला दिया हो। जैतपुरा, राजगढ़ जिले का एक गांव। यहाँ की सड़कों की तरह ही लोगों की जिंदगी भी असमान और मुश्किल भरी है, जहाँ उम्मीद एक दूर का सपना बनकर रह गई है, जहाँ बचपन छीन लिया जाता है, सपनों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और मासूमियत को कर्ज के बोझ तले बेचा जाता है। हमारा तो बालपना में भी शादी कर दी। कितना? अत्ता छोटा छोटा। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों का बचपन भी सगाई की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। किसी की मंगेतर किसी और गांव में रहती है, जिसे एक कंगन और लॉकेट से चिन्हित किया गया है। ये प्रेम नहीं बल्कि मजबूरी का सौदा है। बड़े पापा ने करी, भी छोटी थी जब भी कर सगाई हो गई। क्या मिला था? कड़ा। हमारे मम्मी पापा ने करी थी हमारी। कई बार बच्चों को बताया जाता है ये सुंदरता है, लेकिन वो इसे बेड़ियां ही मानते हैं। हाँ, मतलब भेड़ियों की तरह ही होता है, वो तो पटक देते, पाँव में पहनने पड़ता है हमको। गांव वाले बेशर्मी से इसे एक मजबूरी बताते हैं, कर्ज से बचने का तरीका। बच्ची की सगाई कर लेते हैं और 25-30 हजार रुपये ले लेते हैं। पैसों दे दोगे तो मैं आपके यहाँ शादी कर दूं। इन बच्चों के दिलों में सपने हैं, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, शिक्षक बनने के, लेकिन उनके पंख उड़ान भरने से पहले ही काट दिए जाते हैं। हमारे समाज में ज्यादा ही हो रहा है बाल विवाह, इसको रोकना है सर, इसको बंद करवाओ। यूपी के बस्ती में एक दलित नाबालिग छात्र ने अपने साथ हुई हैवानियत से परेशान होकर अपनी जान दे दी। आरोप है कि दबंगों ने दलित छात्र को एक बर्थडे पार्टी में बुलाया, जहां उसके कपड़े उतरवाए, फिर उससे थूक चटवाई और फिर पेशाब पिलाया। इस मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रोते भी लगते ये लोग 10वीं में पढ़ने वाले दलित छात्र आदित्य के परिजन हैं। बस्ती जिले के कप्तानगंज थाना के कोयलपुरा गांव के रहने वाले आदित्य को एक बर्थडे पार्टी में बुलाया गया। इसके बाद विनय कुमार, आकाश, सोनल और काजू प्रसाद ने उसके साथ बदसलूकी की। आरोप पुलिस पर भी लगा कि आरोपियों के दबाव में वो उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे। परिवारजनों की तहरीर पर 4 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएचओ कप्तानगंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। फिलहाल जिले के कप्तान की पहल पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई और लापरवाही करने के आरोपी एसएचओ दीपक दुबे को निलंबित भी कर दिया गया है। पंचकुला में एक होटल के बाहर एक लड़की समेत 3 लोगों की हत्या का मामला गैंगवार का है। एनडीटीवी को सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये हत्या गैंगस्टर अशोक गहलोत और कपिल सांगवान उर्फ नंदू की आपसी दुश्मनी का नतीजा है। देखिए हत्याकांड और गैंगस्टरों के बीच अदावत पर ये रिपोर्ट। सोमवार रात पिंजौर के सल्तनत होटल के बाहर पार्किंग में एक स्कॉर्पियो कार में 2 लड़के और एक लड़की बैठे थे। इसी बीच एक गाड़ी में कुछ लड़के आते हैं और ताबड़तोड़ करीब 15 राउंड फायरिंग करते हैं। इस फायरिंग में दिल्ली के रहने वाले विक्की वासी, विनीत वासी और निया नाम की लड़की की मौत हो जाती है। सभी लोग रोहित भरद्वाज नाम के लड़के के बर्थडे पार्टी के बाद बाहर निकले थे। मृतक लड़की निया
हिसार की रहने वाली थी, जबकि विनीत विक्की का भांजा था। एनडीटीवी को सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये पूरा मामला गैंग वॉर का है। हत्या के पीछे कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग है। दरअसल 2015 में दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में कपिल के जीजा सुनील की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर अशोक गहलोत पर लगा था। शक है कि उसी हत्या का बदला लेने के लिए कपिल ने अशोक गहलोत के छोटे भाई विक्की और भांजे विनीत की हत्या करवा दी, जबकि निया वे बजाय मारी गई। पुलिस के मुताबिक विक्की पर भी 5 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस इस मामले में शूटरों की तलाश कर रही है। बेंगलुरु में साइबर अपराधियों ने एक टेकी से तकरीबन 12 करोड़ रुपए ठग लिए। इस शहर में अब तक लगभग 1300 करोड़ रुपए की साइबर ठगी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि लोगों को अपने विवेक का इस्तेमाल कर साइबर ठगी से बचना चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरों की पसंदीदा जगह माने जाने वाले बेंगलुरु में एक टेकी साइबर ठगों की चपेट में आ गया। उसे डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ये ठगी 25 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच हुई। 11 से 12 करोड़ रुपए इससे ठग लिए गए और कुछ घंटों तक इसे डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। हमने मामला दर्ज किया है। CEN पुलिस स्टेशन में जांच कर रही है। साइबर अपराधियों के बेखौफ होने की वजह से बेंगलुरु में इस साल अगस्त-सितंबर तक तकरीबन 1300 करोड़ रुपए साइबर अपराधी उड़ा ले गए। इस दौरान लगभग 13,000 मामले बेंगलुरु में दर्ज हुए। रिकवरी औसतन 10% से कम है। पुलिस बार बार कह रही है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन लोग इसकी चपेट में आ ही जाते हैं। साइबर अपराधियों का जाल देश विदेश में फैला है। ऐसे में साइबर अपराधियों से जुड़े मामलों की जांच आसान नहीं होती। इसके बावजूद कि राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष यूनिट साइबर अपराध को नियंत्रण करने की कोशिश में लगी हुई है। राजस्थान में खुले बोरवेल बच्चों के लिए मौत के कुएं बनते जा रहे हैं। पिछले 7 सालों में राजस्थान में बोरवेल में बच्चों के गिरने के 47 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 15 दिनों में ऐसी 2 घटनाएं आ गई हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों में कोई ठोस कार्रवाई करने की बजाय केवल एडवाइजरी जारी कर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। राजस्थान के दौसा जिले के कालीखाड़ गांव में 5 साल के बच्चे आर्यन की बोरवेल में गिरने से हुई मौत को अभी 15 दिन भी नहीं बीते कि कोटपुतली में 3 साल की चेतना के साथ फिर से हादसा हो गया है। कानून के अभाव और सरकारी तंत्र की उदासीनता के चलते राजस्थान में बच्चों के बोरवेल में गिरने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। असल में राजस्थान में पिछले कुछ सालों के आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे खुले बोरवेल मासूम बच्चों के लिए काल साबित हुए हैं। राजस्थान में 2018 से लेकर 24 तक 47 बच्चे बोरवेल में गिरने से अपनी जान गंवा चुके हैं। जितने भी बोरवेल हैं इसमें राजस्थान में इसको सबको सरकार को मेरी ये निवेदन है कि इसको ढको। देश में मध्य प्रदेश सरकार ने बोरवेल के लिए सबसे पहले कानून बनाने की पहल की थी। मध्य प्रदेश में बोरवेल खुला छोड़ने पर 25,000 रुपए जुर्माना और बचाव का खर्च भी मालिकों से वसूलने का प्रावधान किया गया है, लेकिन राजस्थान सरकार ऐसा कोई कानून बनाने के लिए न जाने कितने हादसों का इंतजार कर रही है। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारीक की रिपोर्ट। कुछ ही महीने पहले पेरिस ओलंपिक्स में भारत के स्टार शूटर मनु भाकर ने 2 मेडल जीते और 128 साल के ओलंपिक खेलों के इतिहास में भारत की ओर से एक नया रिकॉर्ड कायम किया। लेकिन जब पुरस्कारों की बारी आई तो खेल रत्न पुरस्कार की लिस्ट से उनका नाम नदारद रहा। खेल प्रेमियों और उनके परिवार और खुद मनु की उम्मीदों पर जैसे पानी पड़ गया। इस बार भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार को लेकर खबरें आई तो प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह के साथ मनु भाकर का नाम नहीं होने को लेकर खलबली मच गई। मनु के पिता रामकिशन भाकर ने एनडीटीवी और पीटीआई से बात करते हुए नाराजगी जताई और कहा कि शूटिंग खेल को चुनकर ही शायद कोई गलती हो गई। खेल रत्न पिछले 5 साल में जिनको मिला है, मैं नाम गिनाता हूँ, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे मेरा भाई चानू हो, या लवलीना हो, या विनेश हो, बजरंग हो, किसी ने भी अप्लाई नहीं किया। व्हाई दे वांट नाउ फ्रॉम मनु। मनु भाकर के पिता ने बताया कि मनु भाकर मायूस हैं और वो खुद भारतीय ब्यूरोक्रेसी के रवैये से परेशान। उन्हें लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स बिना वजह अवार्ड्स के लिए अप्लाई करने को विवाद का एक मुद्दा बना रहे हैं।
मनु भाकर ने खेल पुरस्कार विवाद को लेकर ट्विटर पर एक पोस्ट भी डाला है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अप्लाई नहीं करने की गलती ठीक की जा रही है। उनका काम देश के लिए खेलना और पुरस्कार जीतना है, और पुरस्कार मिले या ना मिले वो देश के लिए पदक जीतती रहेंगी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से परेशानियां बढ़ी। 3 नेशनल हाईवे सहित 350 सड़कें बंद। अब तक 680 बिजली के ट्रांसफर ठप और 4 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे की बर्फबारी ने पूरे राज्य को जैसे रोक दिया है। 350 सड़कें बंद हैं। इनमें से 200 सड़कों को खोलने का काम जारी है। इसके लिए सैकड़ों मशीनें लगाई गई हैं। केमिकल तकनीक से छिड़काव कर बर्फ पिघलाई जा रही है। ये जानकारी राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी है। हमने करीबन 270 मशीनरी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने डिप्लॉय करी है, जिसमें जेसीबी मशीन्स है, टिपर्स है, बुलडोजर्स है। तो कोई भी ऐसी असुविधा ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। उधर सेब किसानों की बाँछें खिल गई हैं। हिमाचल में 5 से 6 हजार करोड़ की बागवानी को बर्फबारी से संजीवनी मिलेगी। खासकर ये जो शुरुआत हुई है, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद लेके आई है। खासकर हम किसानों बागवानों को, एक तो हम किसानों बागवानों की जो चिलिंग आवर्स है वो पूरे हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, और उसके बाद जो है जो हमारे पौधे सूखने की कगार पे थे 3 महीने के लंबे स्पेल के बाद, वो भी जो है अब बच जाएंगे। तो सेब किसान भले खुश हों, सैलानी जोश में हों, लेकिन इस बर्फबारी ने आम लोगों की मुसीबत कुछ बढ़ा दी है। कई इलाकों में बिजली ठप और हजारों वाहन फंसे हुए हैं। निर्देशक श्याम बेनेगल को आज मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी अंतिम यात्रा में उनके दोस्त, परिवार वालों के साथ साथ फिल्म जगत के कई जाने माने चेहरे पहुंचे। मंगलवार को मुंबई में श्याम बेनेगल को अंतिम विदाई देने के लिए कलाकारों की बड़ी भीड़ उमड़ी। गुलजार, जावेद अख्तर सहित कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। All I can say about him, it was a revolution which he had brought, and he has gone with that revolution of change in cinema. मैं बड़ा खुशकिस्मत अपने को समझता हूँ। उनकी 2 पिक्चरों में मैंने गीत लिखे, लुबैदा में और सरदारी बेगम में। श्याम बेनेगल ने 70 और 80 के दशकों में हिंदी सिनेमा को एक नया मुहावरा दिया। अंकुर, निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों से उन्होंने जो लकीर खींची, वो अब तक कायम है। भारत एक खोज जैसा धारावाहिक उनकी तरह का यथार्थवादी पकड़ रखने वाला फिल्मकार ही बना सकता था। मुंबई के दादर के शिवाजी पार्क शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्याम बेनेगल के निधन पर फिल्म जगत के साथ ही राजनीतिक जगत के भी तमाम दिग्गजों ने शोक जताया है। पूरी दुनिया आज क्रिसमस के मौके पर जगमगा उठी है। चाहे मुंबई हो या दिल्ली, सारे जगहों पे चर्चेस को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। असम के डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के चेन्नई तक शुरू हो गया है क्रिसमस का जश्न। चर्च सजे हुए हैं, क्रिसमस ट्री दमक रही है और कैरल के गीत गूंज रहे हैं। धीरे बिल्कुल भारतीय त्योहार में बदलता जा रहा है। कोलकाता के चर्च में अल्पनाएं बनाई जाती हैं। झारखंड और उत्तराखंड में पारंपरिक पोशाक में क्राइस्ट से जुड़े गीत गाए जाते हैं।